इस देश की 5 विधानसभाओं में होने वाले चुनाव में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है और बहुजन समाजवादी पार्टी उसकी बहुत बड़ी प्लेयर है। बहुजन समाजवादी पार्टी के देश के दूसरे सबसे बड़े नेता सतीश मिश्रा साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि बहुत स्वागत है आपका। ये हम जानना चाहते हैं कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था और ये विधानसभा चुनाव है, बीएसपी के लिए क्या चुनाव के मुद्दे कुछ बदल गए हैं? कौन से इश्यूज हैं जिनके ऊपर आप लड़ रहे हैं? देखिए, हर चुनाव में कुछ इश्यूज बदल जाते हैं और इस बार भी जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में हर तरफ जो है एवरीवन, हर व्यक्ति, हर कास्ट, हर वर्ग के लोग परेशान हैं, हम लोग उसको लेकर के सामने आए और 2 इश्यूज हमारे मेन है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना, वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है जब बहन जी मुख्यमंत्री होती हैं। दूसरा ये है कि महिलाओं को सुरक्षा, जो हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है बलात्कार हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा, किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जो समाज में एक जहर घोल दिया गया है, जो भाईचारा, जो हम लोगों का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा हम लोगों ने दिया था, अमली जामा भी पहनाया था, उसको इस समय पूरे उत्तर प्रदेश से खत्म कर दिया गया और एक अजीब सा माहौल दहशत वाला फैलाने का काम किया गया। इसको हम लोग खत्म करके और हम लोग यहाँ पर अमन चैन वाला, जिसमें भाईचारा, वो करेंगे। तीसरा सबसे बड़ी चीज है जो हमारी पार्टी की मुखिया ने कहा है कि हम सरकार बनते ही अब की बार जो है सबसे पहले हम जो इशू लेंगे वो इशू लेंगे बेरोजगारी वाला, बेरोजगारी को दूर करने का और उस बेरोजगारी दूर करने के लिए हर चौतरफा विकास जैसे 2007 में किया था वैसा करना पड़ेगा। लगभग 23 लाख की नौकरियां हम लोगों ने दी थी उस समय, तो बेरोजगारी दूर कर पाए थे। लोगों को खाली नौकरियां नहीं, लोगों को रोजगार भी मिला था, अपने उनको काम में दिया, ठेकों में दिया, सब में करके सबको इन्वॉल्व किया, छोटे लोगों को। तो उस तरह का एक ऐसा माहौल बनाया गया था जो कि अब की बार हम लोग और अमली जामा पहनाएंगे, जिससे कि जो हमारे प्रवासी लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से बाहर हैं, ये हमारी मेन टारगेट है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो वहां जाके और धक्के खाएं और फिर 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर चलते हुए आएं। उनके लिए सरकार न गाड़ी दे, न घोड़ा दे, न बस दे। चुनाव अभी आने वाले थे तो आपने भी देखा, जितने भी कार्यक्रम बीजेपी के हुए सब सरकारी रैलियां थी, वहां पर सैकड़ों की संख्या में सरकारी बस लग रही थी, पैसा खजाना खोल दिया गया, उनके लिए नहीं किया गया। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं और हमारी पार्टी चूंकि गरीबों के लिए और निचले वर्ग के लोग जो इस तरह के हैं जिनको साथ कोई ध्यान नहीं देता, उनके लिए खास तौर से पार्टी की जगह मिशन है हमारी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की जगह। तो हम लोग इन सारी चीजों को लेकर के अब की चुनाव के मैदान में आएंगे और जो हमने विकास के कार्य किए पिछले 5 सालों में जब हमारी सरकार थी, उसको भी लोगों के सामने रखेंगे कि हमने क्या विकास किया, इन लोगों ने क्या किया। अच्छा, एक चीज और है कि कोरोना की वजह से इलेक्शन कमीशन ने अभी रैलीज के ऊपर बैन लगा दिया। बाकी प्रचार के जो जरिए थे, रोड शो वगैरह, उसको भी रोक दिया गया है, जहां पे आपका फिजिकल कांटेक्ट होता है भीड़ से, पब्लिक से। तो आप प्रचार कैसे करेंगे? जैसे बीजेपी जो है उसके बहुत बड़ा आईटी सेल है, समाजवादी पार्टी भी लंबे अरसे से डिजिटल प्रेजेंस बनाए हुए है, कांग्रेस का भी सेटअप है, आपका कितना बड़ा सेटअप है और इससे कैसे निपटेंगे? क्या तरीका होगा प्रचार का? देखिए, अब की बार जो लोग हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, खास तौर से दलित समाज के जो नौजवान लड़के हैं, जो बैकवर्ड समाज के यंगस्टर्स हैं और अपर कास्ट में भी जो बेरोजगारी में घूम रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग पिछले 6 महीने से इन लोगों ने हम लोगों के साथ में जब जुड़ना शुरू किया, उस वर्ग ने, तो उन्होंने यही कहा कि हम समझते हैं कि इनके पास धन भी है, बल भी है। इन लोगों, दोनों लोगों के पास धन बहुत है, तो ये लोग इस तरह की प्लानिंग करके और आईटी सेल का इस्तेमाल करते हैं और करेंगे। इनके हर जिले में इस तरह से फैला हुआ जाल। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि ये जो यंगस्टर्स हैं, वॉलंटियर करके आज बहुजन समाज पार्टी के साथ में उसके हम लोगों का सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। हाँ, आपने देखा होगा, इधर डिफरेंसेस भी देखे होंगे कि हम लोगों ने कोई एजेंसी नहीं हायर की, हम लोगों ने किसी एक को भी कोई ये नहीं कि हम पैसा दे करके ठेका दे पाएं, हम लोगों की सक्षमता भी नहीं इतनी कि पैसा उनके पास है। लेकिन हम लोगों ने फिर भी, आप देख रहे होंगे कि आज
चाहे वो ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आईटी के और सोर्सेज हों, आज बहुजन समाज पार्टी आपको सब जगह दिख रही है। और हम लोग इस चुनाव में चूंकि बैन कर दिया, रैली बैन कर दिया, तो हम लोग इसकी प्लानिंग बना रहे हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उस लिमिटेड रिसोर्सेज के तहत में हम कैसे अपने जो हमारी ऑडियंस है, जिनके पास हम पहले घूम करके फिजिकली जा चुके हैं, और हमारी नेता को, बहन मायावती जी को हर बार की तरह अब की शुरू करना था, लेकिन हम लोग उनके पास कैसे डिजिटल मोड से और आईटी का इस्तेमाल करते हुए पहुंचे, इसकी हमारी प्लानिंग चल रही है। एक आप लोगों का नया नारा है कि 10 मार्च सब कुछ साफ, बहन जी हैं यूपी की आस। तो इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या कारण है? कौन से ऐसे राजनीतिक समीकरण हैं जिसके वजह से आपको लगता है कि 10 मार्च को सब साफ हो जाएंगे और बहन जी यूपी की आस बन के आएंगी? देखिए, यूपी जो है, यूपी में कौन लोग हैं? यूपी में महिलाएं हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान युवक हैं जो बेरोजगारी से परेशान हो रहे हैं। तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं वो हैं जो मेडिकली इक्विप्ड नहीं थे, जिन्होंने कोरोना में जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि लोगों को मर गए लोग, और उनके लिए लकड़ी तक नहीं मिली, दफनाने की जगह तक नहीं मिली, गंगा नदी में बहा दिए गए, ऑक्सीजन नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिले, दवाइयां नहीं मिली। तो इन सारी जितना भी ये वर्ग है जो दुखी है, हर तरीके से दुखी है, उसने पहले समाजवादी पार्टी को देखा। हमारे बाद समाजवादी पार्टी में उसने देखा कि दंगे फसाद किसने कराए किसने नहीं कराए वो अलग चीज़ है, दंगे होते हैं अपने आप नहीं, अगर होते तो बहन जी की सरकार में भी होते। अयोध्या का जजमेंट आया था, पूरे देश में कर्फ्यू टाइप का लगा था, यहाँ प्राइमरी स्कूल भी खुले हुए थे, ये भी आपको मालूम है। और आज जो है पूरा हर वर्ग, जितना वर्ग है, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो बैकवर्ड वर्ग हो, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, जो कि अपर कास्ट में जिनकी 500 से ज़्यादा हत्याएं हो गई, 100 से ज़्यादा इनकाउंटर हो गए, तो वो सारे लोग मिल करके, और ये मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से आपसे कह रहा हूं कि अब की बार ये सब साफ हैं, और क्योंकि बहन जी सबकी आस है, क्योंकि हम पूरे 75 जिलों में पहले घूमे, उसके बाद दोबारा फिर घूमे, तो जो हमने वहां से फीलिंग देखी है, जो लोगों का फीडबैक देखा है, जिस तरह से बगैर बुलाए हुए लोग अपने साधनों से वहां पर आए हैं, और एक दो की उसमें नहीं आए, आप लोगों के पास तो सब मीटिंग्स के यूट्यूब में सब पड़ा हुआ, आप देख लेंगे, खुद भी देख लेंगे, हजारों की संख्या में लोग आए। जितने ये लोगों की सरकारी रैलीज थी उससे अगर कंपेयर करेंगे तो 10 गुना ज्यादा लोग आए हमारे में। तो नहीं, जो ब्राह्मण सम्मेलन की बात आप कर रहे हैं, तो आप देखिए समाजवादी पार्टी ने भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम से सम्मेलन शुरू किया। उनके कुछ नेताओं ने जगह जगह उन्होंने परशुराम जी की एक मूर्ति भी बहुत बड़ी यहाँ लखनऊ में लगा दी। फिर बीजेपी ने अभी अपने तमाम ब्राह्मण नेताओं को दिल्ली बुलाया, उनके साथ मीटिंग की, फिर उनको कुछ काम असाइन किया। फिर उन्होंने भी एक मूर्ति यहाँ कहीं सरोजनी नगर में लखनऊ में एक उन्होंने भी लगा दी। और बीजेपी के एक नेता ने कहा कि भगवान उसका साथ देते हैं जो हमेशा उनको याद करता है, बाकी लोग जो हैं सिर्फ चुनाव के टाइम याद कर रहे हैं। तो ब्राह्मण आपके साथ जुड़ेगा, इस कॉन्फिडेंस की क्या वजह हो सकती है कि वो योगी जी के साथ क्यों नहीं जाएगा, जो बीजेपी को जो पहले ब्राह्मण बनियों की पार्टी के नाम से ही पुकारा जाता था, या समाजवादी पार्टी के साथ क्यों नहीं जाएगा जो आपके बाद से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, उनके कई एमएलएज लगाएगा इस काम में? देखिए, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हमने जब शुरू किया 23 मार्च से अयोध्या से, 23 जुलाई से आप भी थे वहां पर, ये लोग ब्राह्मण समाज के लोग किस तरीके से स्वयं निकल करके आए थे, और आने के बाद हमने पूरे प्रदेश में 75 जिलों में किया। जब हमने कार्यक्रम खत्म कर लिया तब इन लोगों को लगा कि नहीं, ये ब्राह्मण समाज के तो हजारों की संख्या में इन सारे सम्मेलनों में बीएसपी के गए। इन्होंने कहा हम भी शुरू करेंगे। समाजवादी पार्टी में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी जब आई तो वो तो एक वर्ग के लिए काम करने लगी, एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए वर्क करने लगी। वो सबको मालूम है, सब जगह पूरा शुरू से आखिर तक मालूम पड़ रहा है कि वहां सब जन चल रहा था, यहाँ एक जन चल रहे हैं। रिएक्शन में क्या हुआ कि ब्राह्मण समाज को बिल्कुल किनारे कर ही नहीं किया, बल्कि बेइज्जत भी किया। राजाराम पांडे जी मंत्री थे इनके, और मंत्री के बाद उनको किस तरह से बेइज्जत करके निकाला मंत्रालय से, उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई शॉक में।
ब्राह्मण समाज उनसे नाराज हुआ। उसके बाद वो बीजेपी आ गई। बीजेपी में उन्होंने सोचा कि ये राम का नाम लेते हैं, ये मुखौटा ओढ़ते हैं, ये कहते हैं कि हम तो धर्मात्मा हैं, उस तरह के कपड़े भी पहनते हैं। तो उन्होंने सोचा शायद ये हमारा ख्याल रखेंगे, लेकिन उनके साथ चले गए। नतीजा क्या निकला? राम को तो उन्होंने मंदिर तो बनाया नहीं। 3 साल हो गए, मैं तो 23 जुलाई को गया था, देखने गया था। 3 साल हो रहे हैं, अभी वहां न्यू भी नहीं बनी है, तो मंदिर क्या बनेगा? और लाखों करोड़ों रुपया आपने इकट्ठा कर लिया। तो अब ब्राह्मण देख रहा है, वो देख रहा है कि किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे आप बनारस चले जाइए, मंदिर तोड़ दिए, अब वो पर्यटन स्थल बन गया। विंध्याचल में जाइए, मैं तो गया 2-2 बार, अभी जब जा रहा हूं देखता हूं और विध्वंस हो गया। और राम को वोट की चीज मानते हैं। हम लोग वोट की चीज नहीं मानते हैं, हम लोग उनको आस्था की चीज मानते हैं। हमारे आस्था के वो हमारे ईश्वर है। तो यही फर्क है। ब्राह्मण आज जो है, मंदिरों में पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, पुजारियों की हत्याएं हो रही हैं, मंदिरों में कब्जा हो रहा है, मंदिरों में उनको निकाल के बाहर किया जा रहा है, अधिग्रहण की योजनाएं बन रही हैं। तो ब्राह्मण कैसे इनके साथ में आएगा? अच्छा, जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें मायावती जी मुस्लिम कैंडिडेट्स का, या जिनको टिकट दे रही उनका नाम बहुत लेती थी कि हम 100 हमने टिकट दिए, ये दिए। इस बार उनका नाम वो नहीं ले रही। अच्छा, दूसरा, पिछली बार जो उन्होंने बयान दिए और टिकट दिए, तो बहुत सारे पॉलिटिक्स के जानकार ये कहते हैं कि उसका रिएक्शन होता है। अगर आप मुसलमानों का नाम ज़्यादा लेते हैं, उससे फिर पोलराइजेशन होता है और फिर हिंदू वोट एक तरफ चला जाता है। तो क्या वजह है इस बार? किस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा? उनकी तादाद कितनी होगी जिनको टिकट मिलेगा? या उन मुसलमानों का नाम इसलिए वो नहीं ले रही हैं कि उससे पोलराइजेशन होगा? देखिए, हम लोग इनको, ये लोग मौका ढूंढते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये मौका ढूंढती है कैसे हम एक धार्मिक उन्माद फैलाएं। उसके लिए पूरी इनकी रिसर्च चलती रहती है। हमने एक शब्द क्या बोला, उसमें उसको लेके उन्होंने क्या बोला, उसको लेकर के कैसे हम ये जो भी बोल दें वो सब माफ है। कोई अगर जरा सा भी जिक्र किसी चीज की करता है जिसको कि ये बदल करके दूसरे ढंग से रख के हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब की बार हम लोग पूरी तरह से सतर्क। देखिए, जहां तक सीट का है, आप देखेंगे अभी हम लोग तो 300 सीटें डिक्लेयर कर चुके हैं। 300 सीटें, इन्होंने तो एक भी सीट डिक्लेयर नहीं की, न समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर करी। हम तो 300 के पार हो चुके हैं। लेकिन उसमें मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, ब्राह्मण समाज के हैं, बैकवर्ड समाज के हैं, सर्व समाज के हैं, हम दलित समाज के जो 86 सीटें हैं उसके अलावा भी हैं। अच्छा, एक इशू और भी है। अब तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ने रैलीज के ऊपर बैन कर दिया। योगी जी ने एक अभी मिसाल दी, वो कह रहे थे कि जो बच्चे साल भर पढ़ते हैं वो इम्तिहान में अच्छा नतीजा लाते हैं, और जो सिर्फ इम्तिहान के टाइम पे पढ़ते हैं वो अच्छा नतीजा नहीं लाते हैं। तो अगर प्रचार देखा जाए तो उसके हिसाब से तो आपकी पार्टी की जो सबसे बड़ी नेता हैं, तो वो इम्तिहान के टाइम पे भी अभी बाहर नहीं निकली। मायावती जी का जो फिजिकल प्रेजेंस है, जो पब्लिक अपीयरेंस है, जो रैलियों के जरिए होता था, वो अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला। और जिस तरह कोविड के केसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लगता नहीं कि शायद बड़ी रैलीज की या प्रचार की परमिशन मिले। तो इसका क्या असर होगा? देखिए, ये कह रहे हैं कि ना, जो एग्जाम के दौरान में पढ़ता है वो पास नहीं होता है, उसको साल भर पढ़ना पड़ता है। फर्क इतना है खाली इसमें और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हम ये कहना चाहेंगे कि आप साल भर खाली अगर जाति, धर्म, नफरत, इस तरह की पढ़ाई करके और उसकी पर्चियां, उनके फॉर्मूले नोट करके नकल करने के लिए चुनाव के समय उसको तैयार करते रहेंगे, तो उससे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, ना पास हो पाएंगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है कि सालों साल, दसियों साल लोगों को, उनको समझना पड़ता है, आम जनता का दिल समझना पड़ता है। गरीब, दलित, बैकवर्ड, किसान, महिला, बच्चे, बेरोजगार, जो ये स्टूडेंट्स हैं, इनको, टीचर्स, इनको देखना पड़ता, उनको रीड करके उनको पढ़ना पड़ता, उनको समझ करके अपने दिल में उसकी तैयारी करके, और तब मैदान में जो आता है जीत उसकी होती है। ये नकल से जीत नहीं हो पाएगी, और वो भी इस तरह की नकल जैसा कि हमने अभी आपसे कहा। देखिए, आप यूपी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसके सबसे बड़े नेता मोदी जी 12 बार उत्तर प्रदेश अक्टूबर से आ चुके हैं, तकरीबन 18 कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं। 13,700 किलोमीटर वो कह रहे हैं कि उन्होंने जन विश्वास यात्रा निकाल दी है और कुछ 400 जनसभाएं कर दी हैं। नड्डा जी आ चुके हैं, अमित शाह जी आ चुके हैं, योगी जी प्रचार कर रहे हैं।
तो एक पब्लिक को ये तो लगेगा ही कि जब इतने नेता प्रचार कर रहे हैं तो मायावती जी क्यों नहीं निकल रही हैं? देखिए, उनको निकलना था, अभी निकलना था, लेकिन अगर कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के और इलेक्शन कमीशन ने बंद कर दिया, वरना तो उनकी हर जिले पे मीटिंग होनी थी, रैली होनी थी। वो बात दूसरी है कि सिचुएशंस वो ऐसी आती हैं कि उसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है। लेकिन जो इनकी बात कर रहे हैं, हम तो आप फिर वही देखिए, मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, मैंने 43,000 किलोमीटर बाई कार चला। ये लोग तो हेलीकॉप्टर से आते हैं, सरकारी प्रोग्राम करते हैं, सरकारी धन लगाते हैं, वहाँ पर बटन दबाते हैं और कहते हैं कि ये हम अगले 5 साल में आपको देंगे। उस तरह के कार्यक्रम की क्या वैल्यू है? वो रैली नहीं है, वो तो सरकारी एक प्रोग्राम है जिसमें कि आ करके आप वोट की भी अपील कर रहे हैं, जो कि गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपना बीजेपी का पैसा लगाया हो, आप वोट मांगिए, आप रैली करिए, आप तब दिखाइए कि हम रैली कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप जितने भी एक प्रोग्राम है उसमें आखिरी में 3 दिन में तो जो मुख्यमंत्री जी हैं वो तो थक गए दौड़ते दौड़ते, उन्होंने 15 जगह जाके बटन दबाया। एक चीज ये भी होती है, आप देखिए कि आपने 23 जुलाई से प्रचार शुरू कर दिया, और शायद हमको लगता है शायद सबसे पहली पार्टी आप रहे हमारे होंगे शुरू हुआ, जो इलेक्शन में आप सब प्रचार अपने अयोध्या में शुरू किया, हम लोग वहां थे। उसका नतीजा क्या होता है? जैसे आपने प्रचार किया, आपकी पत्नी ने भी प्रचार किया और भी लोगों ने किया, तो जो लोग जैसे कि पार्टी छोड़ के गए हैं, ये जो दलित नेता वगैरह, वो कई बार कहते हैं कि ये तो पार्टी को ब्राह्मणों ने हाईजैक कर लिया है। और एक ऐसे टाइम पे कि जब बहन जी निकल नहीं पाई, अब कोविड की वजह से बैन लगा दिया गया, तो फिर उनका ये कहना होता है कि ये पार्टी जो दलितों की पार्टी थी उसको सिर्फ ब्राह्मण लोग चला रहे हैं। देखिए, यही मैंने कहा ना कि हम लोग जो निकले हैं, हम निकले या हमारा परिवार निकला, हमारे परिवार में कोई भी, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारा लड़का हो, कोई भी चुनाव के मैदान में नहीं है, और ना चुनाव लड़ रहे हैं, ना किसी पोस्ट में है, और ना कोई पोस्ट ले रहे हैं, और ना कोई लेने जा रहे हैं कि कोई पोस्ट बीएसपी के लेने जा रहे हैं। हम लोग, हमारा परिवार अन्य लोगों की तरह बहन जी को, जिनके साथ में हम जुड़े हुए हैं, अपनी पार्टी के साथ में जुड़े हैं, अपना दायित्व मानते हुए, उन लोगों की तरह नहीं जो धोखा देने का काम करते हैं। हम लोग पूरी तरीके से पार्टी को जिताने के लिए लगे हैं। नहीं, तो इसकी क्या वजह है? क्या अपर कास्ट बायस है, या आपको लगता है कि ये कुछ सरकार का दबाव है? क्या कारण है कि आपको लगता है आपको स्पेस नहीं मिल रही है? प्रेशर, देखिए, मीडिया ग्रुप्स को हम लोग इसलिए दोष नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो किसके हाथों में अब आजकल चला गया है। बिजनेस ग्रुप्स कौन से हैं जो चला रहे हैं, वो बिजनेस ग्रुप्स हो गए हैं। आप एनडीटीवी की बात छोड़ दीजिए, जिन्होंने सब कुछ झेला है और झेलने के बाद भी आज भी झेल रहे हैं और वो डटे हुए हैं। कुछ और भी ग्रुप्स हैं, लेकिन बाकी के ऊपर तो इतना प्रेशर डाल दिया उन्होंने, और प्रेशर डाल करके उनसे जो चाहते हैं उतना ही दिखवाते हैं। उनको सूट करता है कि हम 2 दिख रहे हैं तो वो 2 दिखवा रहे हैं, तीसरे को दिखा नहीं रहे। जब तीसरा 2007 में क्या हुआ था, आपको तो याद होगा, 2007 में जो ये सर्वे चल रहे थे, मैक्सिमम जो सीट दिखाई थी, बड़े किसी ने हम लोग पर एहसान करते हुए, पहले 22 थी, फिर 25 हुई, 47 दिखा दी थी, और कहा 47 सीट आप जीत रहे हैं। हम लोग जब पूर्ण बहुमत की सरकार आए, बोले कहीं चूक हो गई। तो अब की बार भी ऐसी ही चूक होने वाली है। तो इस बार आखिरी सवाल आपसे बस ये है कि कितनी सीटें आपको मिलने वाली हैं, आपको लग रहा है, और दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन रहेगा आपके मुताबिक? देखिए, हम इतना कह सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे, हम उस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे कि हम 400 सीटें जीत रहे हैं। हम लड़ भी नहीं रहे 400 में, वो कहते हैं 400 में जीत रहे हैं। हम 370 जीत रहे हैं, लड़ भी नहीं रहे, क्योंकि अभी तो सहयोगी लोग हैं, वो तो कहेंगे आप 400 पे अगर आप जीत रहे हो तो हम किस पे जीत रहे हैं। हम लोग जो हैं पूर्ण बहुमत की सरकार निश्चित रूप से बना रहे हैं, और 2007 में जितनी सीटें थीं उससे कहीं ज्यादा सीटें ला करके अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, और बहन मायावती जी जो है 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनके इतिहास बनाने का। और दूसरे तीसरे नंबर पे कौन रहेगा? देखिए, दूसरे तीसरे में तो ये लोग आपस में जो टेलीविजन में सब दिखाई रहे, लड़ रहे हैं आपस में। हमें लग रहा है कि एक दिन हमने कहा, बोले कि आपको नहीं दिखा रहे हैं, तो हमने कहा ये आपस में दोनों लड़ रहे हैं, दिखा रहे हैं दूसरे तीसरे के लिए, पहले वाले को नहीं दिखा रहे हैं। सतीश मिश्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो ये थे सतीश मिश्रा साहब, जिन्हें पूरा भरोसा है कि बीएसपी इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है।